अगर आप भी क्लास 11 कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करते हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि यहाँ पर हम लॉन्ग वीडियोस अपलोड करते हैं आपके क्वेश्चन एंड सिलेबस के लिए। देन शॉर्ट वीडियो आप अगर जल्दी से अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हो तो वी आर ऑल्सो हैविंग द सीरीज ऑफ 1 मिनट 1 कंसेप्ट। तो आप ये ऊपर दिए गए आइकन पे क्लिक करके वो प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो है हम थोड़े इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के बारे में भी जानेंगे इस चैनल पे। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर आपका जो है वो है 11th स्टैंडर्ड में माइक्रो इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन है, और 12th स्टैंडर्ड में यू विल बी हैविंग मैक्रो। एनसीईआरटी की साइट में भी थोड़ा उल्टा सीधा दिया हुआ है, बट आपकी हर स्कूल यही बताएगी कि 11th स्टैंडर्ड में आपको माइक्रो के लिए प्रिपेयर करना है और 12th में आपको मैक्रो के लिए। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। तो हर इकोनॉमी के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इकोनॉमिक जब हम बात करते हैं तो मोस्टली हम फील करते हैं कि इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बट ऐसा नहीं होता है। इसके जो कंसेप्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। इकोनॉमी डिफरेंट होता है, इकोनॉमिक्स डिफरेंट होता है, देन यू आर हैविंग देन माइक्रो मैक्रो, ये सारे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो हम अभी इकोनॉमिक में पढ़ने वाले हैं। नाउ, जैसे कि मैंने आपके पिक्चर में अभी 3 इमेजेस को दे रखी हूँ। फर्स्ट इज दिस वन, सेकेंड, थर्ड। तो इन तीनों इमेजेस में आपको अपने हिसाब से क्या सिमिलर लगता है? थिंक अबाउट दैट। ये सारे तीनों लोग, द लेडी वर्किंग इन फार्म, दे आर कलेक्टिंग सम फ्रूट्स, देन दे आर वर्किंग इन दी फैक्ट्री। सो इन सब चीज़ों में आपको क्या सिमिलर लग रहा है? क्या सिमिलर चीज़ है जो ये सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं? तो ये लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? ये लोग वर्क कर रहे हैं सो दैट दे कैन अर्न सम काइंड ऑफ लिविंग। इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमें इस तरीके से काम करना है सो दैट हम हमारे लिए लिविंग अर्न कर पाए, सो दैट हमारी जो वर्किंग है वो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को सूट कर पाए। तो ये जो इकोनॉमी होती है किसी भी कंट्री की, वो इस तरीके से वर्क करती है सो दैट उस कंट्री की जो सिटीजन्स हैं उनको प्रॉपरली लिविंग प्रोवाइड की जा सके, उनकी जो सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट है, नीड्स, वांट्स है, वो सब फुलफिल हो सके। नेक्स्ट यू आर हैविंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी की आई गेस आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, इकोनॉमिक्स क्या होता है। एक पिक्चर मैंने दे रखी है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? आप एक सेकेंड के लिए सोच के देखिए इस बात को। इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को लर्न करता है या स्टडी करता है कि इसकी जो जो इकोनॉमिक के डिफरेंट रिसोर्सेज है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मनी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वी आर टॉकिंग अबाउट many things like your labor, raw material और employment। तो जो इकोनॉमिक के रिसोर्सेज है वो सारा जो है इक्वली सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। उनकी जो वांट्स है उसको मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फाई किया जा रहा है। उनकी जो वांट्स है, उनकी जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फाइड हो रही है यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो बेसिकली इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज से हम मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। वन सिंपल थिंग, जो हमारी जो भी रिसोर्सेस है लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट, जो भी आपकी कंट्री में अवेलेबल है उसका ही यूज़ करके हम मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। देन स्कैसिटी। स्कैसिटी बहुत कॉमन वर्ड है जो हम नॉर्मली सुनते हैं और बोलते आए हैं, आपको भी समझ आता है, बट इसे थोड़ा सा देखने। देन देयर कम्स योर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। अगेन मैंने दो पिक्चर्स को दे रखी हूँ, तो आप 1 मिनट के लिए और सोचें इसका मतलब क्या होगा। एक है एक ऐसा टैप जहाँ पे सिर्फ वन बूंद लाइक वन ड्रॉप ऑफ वाटर इज अवेलेबल, देन एक ग्लास है जो फुल्ली फुल्ड है। तो उसका मतलब क्या? आप क्या इमेजिन कर रहे हैं आपके साइड से? तो इसका मतलब होता है स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पर रिसोर्सेज स्केर्सली अवेलेबल है, मीन्स जहाँ पर रिसोर्सेज की ऑलरेडी शॉर्टेज है, उसे कैसे
हम इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि मैक्सिमम जो कंज्यूमर और सिटीजन्स है उनकी जो मैक्सिमम वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। सो आई होप अब तक जो हमने पढ़ा इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, स्कैरसिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपके लिए क्लियर है ना। माइक्रो और मैक्रो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके इकोनॉमिक्स का। तो थ्रू आउट द ईयर आप जब भी पढ़ोगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कंसेप्ट आता ही है। ओके, सो अगेन मैंने एक पिक्चर दे रखी है आपको, आपके पास आप ये वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो कि मैक्रो और माइक्रो का मीनिंग क्या होता है। तो माइक्रो, इन माइक्रो वी स्टडी, हम ये जो माइक्रो एक काइंड ऑफ डिसिप्लिन है आप बोल सकते हो जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी इंडिविजुअल एजेंट का। तो यहाँ पर जो आपका मेजरली कीवर्ड होता है वो है आपका इंडिविजुअल। तो एनसीईआरटी में जब करेक्शन होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स तो हम कीवर्ड्स के थ्रू ही करेक्ट करते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये कीवर्ड्स जो है वो आप लिख रहे हो, अदरवाइज आपका मेजरली मार्क्स जो है यहाँ पर मिस आउट होगा। तो माइक्रो इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स। तो जैसे कि जब मैं बात करती हूँ तो किसी एक प्राइस लेवल की बात करेंगे या फिर किसी एक कस्टमर या किसी एक मार्केट के बारे में बात करें या फिर किसी एक प्रोडक्ट बिहेवियर के बारे में। तो हम जब पर्टिकुलरली और स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ इंडिविजुअल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सो दैट इज योर माइक्रो इकोनॉमी। So in 11th standard you are going to just learn about microeconomics. Then एक जो दूसरा एस्पेक्ट है दैट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल। यहाँ पर आपका जो कीवर्ड है वो है होल। सो मैक्रो इकोनॉमी में आपका जो मेजर कीवर्ड है वो है होल। होल मीन्स जो आपका जो फोकस है वो फुल इकोनॉमिक पर है। ओके, लाइक जीडीपी, प्राइस लेवल, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम। तो एक पूरे ग्रुप या पूरे की पूरी कंट्री मेजरली हम डिस्कस करते हैं, मेजरली हम स्टडी करते हैं इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना। इकोनॉमिक्स के ही एक और कुछ और कंसेप्ट होते हैं जैसे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपका क्या होता है, एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल बेसिस पे बात करते हैं। अगर किसी भी चीज़ को मुझे प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए मैं न्यूमेरिकल टर्म्स का यूज़ करूँगी, यानी कि फैक्ट के बेस पर हम प्रूव करते हैं हमारे स्टेटमेंट को ना। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जहाँ पर हम डिसाइड करते हैं ये डिज़ायरेबल है या नहीं, यानी कि एथिकल है या नहीं, मॉरल है या नहीं, हमें ये चीज़ करना चाहिए या नहीं। ओपिनियन यू कैन से, आपका किसी भी पॉइंट को लेके आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है। ओके, सो पॉजिटिव में हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल, नॉर्मेटिव में हम अपना ओपिनियन बताते हैं। नेक्स्ट, हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के बारे में। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम वो है जहाँ पर हमें मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करना है, लेकिन ये प्रॉब्लम को भी मेजरली 3 हिस्से में जो है डिवाइड किया गया है। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब जो इकोनॉमी है वो ये 3 प्रॉब्लम पर बेस्ड होती है। फर्स्ट आपको पूछना है व्हाट टू प्रोड्यूस, देन इट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ओके, तो हम ये आगे पढ़ने वाले हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, हमें कैपिटल में वर्क करना है या फिर मीन्स किसी फूड प्रोडक्ट में वर्क करना है। हाउ टू सेटिस्फाई द वांट्स, हमारे कस्टमर की वांट्स क्या है अकॉर्डिंगली हमें देखना है। तो यहाँ पे पहले तो हमें पता करना है कि विच गुड टू बी प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। देन एट व्हाट क्वांटिटी इट शुड बी प्रोड्यूस, कौन सी क्वांटिटी में हमें हमारा गुड जो है वो प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस, अगर किसी चीज़ को मुझे प्रोड्यूस करना है, अगर मैंने डिसाइड किया है कि मेरी जो मार्केट है वो मेजरली गुड्स मीन्स सर्विस सेक्टर या गुड्स के बेस पर होंगी, तो मुझे उसमें देखना है कि मेरी जो कंट्री है उसमें क्या है ज़्यादा। इंटेंसिव मीन्स ज़्यादा, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। अगर मेरी कंट्री जहाँ तक कि जैसे कि इंडिया है, इंडिया में
पॉपुलेशन थोड़ी हाई है, सो हम इसमें लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को बना सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाने जिसमें हमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर और ये सारी चीज़ें जिसमें सर्विस सेक्टर यू कैन से। तो यहाँ पे जहाँ पर हमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होता है लेबर इंटेंसिव। तो क्या मेरा जो प्रोडक्ट जो मैंने डिसाइड किया है प्रोड्यूस करने के लिए वो लेबर इंटेंसिव होगा, यानी कि मैक्सिमम लेबर्स को यूज़ करके बनाया जाएगा, या कैपिटल इंटेंसिव होगा, यानी कि ज़्यादातर कैपिटल को यूज़ करके बनाया जाएगा। अगर मेरी कंपनी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, अगर मेरी कंट्री को नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि बिल्डिंग रोड एंड ये सारी चीज़ें, तो इन दैट सेंस मेरी जो कंट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव होंगी। अगर मेरे पास लेबर की थोड़ी कमी है और मेरे पास ज़्यादा पैसे अवेलेबल है, मेरी कंट्री थोड़ी सी रिच है जैसे कि यूएसए एंड ऑल, तो यहाँ की जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पर भी ज़्यादातर मशीनरीज अवेलेबल होती है, एंड उनकी जो इकोनॉमिक है वो बेस्ड होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स पर। फॉर whom टू प्रोड्यूस मतलब कि हमें किसके लिए बनाना है। पहले हम सोच रहे क्या बनाना है, सेकेंड इज कैसे बनाना है, थर्ड इज किसके लिए बनाना है। नाउ फर्स्ट इनकम, ये whom टू प्रोड्यूस में दो एस्पेक्ट आते हैं। फर्स्ट है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देन फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पहले हमें देखना है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम जो होता है और ये जब इनकम होती है हमारी वो हाई है कंट्री की या फिर लो है। देन फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, ह्यूमन बिहेवियर, मैन मेड, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें कैसे ये सारे रिसोर्सेज को हमें यूटिलाइज करना है। और हम ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है क्लास कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो उनके जो कंज्यूमर बिलोंग करते हैं वो हायर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपका है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है एक बैंक एम्प्लॉय है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा सेकेंड बेस्ट ऑप्शन के बारे में बात करता है। सेकेंड बेस्ट ऑप्शन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेकेंड बेस्ट ऑप्शन। बैंक एम्प्लॉय है वो ऑलरेडी अभी 70,000 में अर्न कर रहा है ना, उसे दो बैंक के, और जब वो ज्वाइन होने वाला था तभी उसे दो बैंक के ऑफर थे। एक था एग्जीक्यूटिव जो 65,000 उसकी सैलरी ऑफर हुई थी, और दूसरा है आपका जर्नलिस्ट है 60,000। तो यहाँ पर जब ज्वाइन करने वाला था वो 70,000 में उसे ऑलरेडी दो और जॉब के ऑफर थे जो थे 60,000 एंड 65,000। तो ये तो इसने सिलेक्ट कर लिया, तो हमारा सिलेक्टेड ऑप्शन है तो ये हमें नहीं देखना है, लेकिन इसके बेस्ट ऑप्शन उसने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया। बट उसके अलावा भी जो दो ऑप्शन थे उसमें उसका बेस्ट ऑप्शन क्या था, 60,000 और 65,000। सो बेस्ट ऑप्शन अगर 65,000 है तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा एग्जीक्यूटिव 65,000। बात करते हैं किसी भी दो गुड्स के बारे में, ओके, किसी भी दो गुड्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है कॉर्न और कॉटन। तो बेसिकली हमें यहाँ पर बताना होता है कि किसी एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे गुड्स को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं हमारा एमआरटी। एमआरटी मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में यूनिट ऑफ सेक्रीफाइस है। यूनिट ऑफ सेक्रीफाइस मतलब कितना हमने सेक्रीफाइस किया, मीन्स कितना यूनिट जो है फॉरगॉन हुआ एक न्यू यूनिट्स को बनाने के लिए। सो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिया, एक है कॉर्न एक है कॉटन। सो कॉर्न की जब वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, ये कॉर्न की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होते जाती है। और कॉटन की जो वैल्यू है जैसे कि कॉर्न जब 0 था कॉटन 10 में बन रहा था, तो अगर यहाँ पर अगर देखा जाए कॉर्न को मैंने एक्स एक्सिस में लिया है और कॉटन को वाई पे। तो कॉर्न जब 0 था कॉटन 10 था, तो कॉर्न 0 एंड कॉटन 10। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें यहाँ मिलता है, तो हम इसे पॉइंट का नाम देंगे ए। सेकेंड, कॉर्न इज 1, कॉटन इज 9।
तो कॉर्न का यहाँ पे हमारा जो है 1 हो गया और कॉटन हो गया 9, थोड़ा सा मतलब रिड्यूस हो गया। तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट मिल रहा है हमें वो मिल रहा है बी में। नाउ अगेन जो सारा इंफॉर्मेशन है वो हम प्लॉट करते जाएंगे ऐसे। ओके, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिल लेंगे। ओके, तो लास्ट वाला आप देख सकते हैं कॉर्न 4 हुआ और कॉटन जो है 0 पे चला गया। तो हमारा फाइनल पॉइंट है वो यहाँ पर आता है। जब हम मर्ज करेंगे, जब हम ज्वाइन करेंगे ऑल द पॉइंट, देन वी विल बी गेटिंग पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आर द सेम, बट यह कर्व में हम बस ड्रॉ कर रहे हैं, हम इलस्ट्रेट कर रहे हैं पीपीएफ को। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपको नोट्स लेना है तो जो भी मैं अभी स्क्रीन पे दे रही हूँ उसी का आप राइट रिटर्न नोट्स कर सकते हो। और अगर आपको इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट पे कोई भी डाउट है तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ना पीपीएफ, जब भी हम इकोनॉमिक्स की किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी भी लॉ के बारे में किसी बात करते हैं, तो हमें अजम्पशन भी पढ़ना होता है। उनकी अजम्पशन क्या होती है कि हमें कौन सी चीज़ें हमारे माइंड पे रखनी है बिफोर फ्रेमिंग द फाइनल थ्योरी। तो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फिक्स्ड इन इकोनॉमी, ये एक जैसे कि बेसिकली अगर रिसोर्सेज होता है किसी भी इकोनॉमी का, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। बट फॉर नाउ फॉर फ्रेमिंग आर पीपीएफ हमें अज्यूम करना है कि ये जो अमाउंट है वो इक्वल रहने वाला है, ये अभी चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम बस 2 गुड्स की ही बात करेंगे। तो एक इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम अगर सारे गुड्स को एनालिसिस करने बैठे तो हमें हमारा पीपीएफ कर्व नहीं मिलने वाला है। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 गुड्स को लेने वाले। जैसे अभी हमने लिया था कॉर्न एंड कॉटन। देन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, हमें ये अज्यूम करके चलना है कि जितने भी रिसोर्सेज है, लेबर, लैंड, रॉ मटेरियल, सब पूरी तरीके से यूटिलाइज है, कोई भी अंडर यूटिलाइज नहीं है, कोई भी अनयूज नहीं है, सबके सबको हमने हमारे इकोनॉमी में यूज किया है। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, जैसे कि कोई भी रिसोर्सेज है वो हर, जैसे कि अगर लेबर है तो लेबर और मशीनरी दोनों इक्वली काम नहीं कर सकते। तो हमें या तो लेबर के थ्रू वर्क करना या तो मशीनरी के थ्रू। देन टेक्नोलॉजी इज कंस्टेंट, टेक्नोलॉजी मीन्स द अपग्रेडेशन ऑफ योर नॉलेज। जो अपग्रेडेशन जितनी आपकी अच्छी होते जाएंगे, ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होता जाएगा। जब हम प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी को हमारे माइंड में रखते हैं, लेकिन पीपीएफ कर्व ड्राइव करने के लिए हमें हमें डिसाइड करना है कि टेक्नोलॉजी को हमें साइड में रखना है। टेक्नोलॉजी की कोई ग्रोथ नहीं है, वो स्टेबल है। कांस्टेंट मतलब सेम। तो पीपीएफ कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। हमेशा याद रखना जब भी किसी यूनिट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप मीन्स जब एक यूनिट अप जाती है, मतलब एक यूनिट इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज़ की यूनिट जो है डिक्रीज होती है। जैसे कि हमने कॉर्न और कॉटन वाले में देखा था कि कॉर्न की जैसी प्राइस इंक्रीज हो रही थी, सॉरी कॉटन की अमाउंट इंक्रीज हो रही थी और कॉर्न का जो है यूनिट जो है डिक्रीज हो रहा था। तो इन दैट सेंस जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो हमारा जो स्लोप होता है वो हमेशा नेगेटिव जाता है, विच मीन्स डाउन टू वर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देन पीपीएफ इज कनकेव शेप, मतलब जो पीपीएफ होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये जो होता है वो कनकेव शेप में होता है, लाइक दिस, एक केव के जैसे होता है। क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एमआरटी जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है। यहाँ पर अगर हम देखें इस टेबल के थ्रू तो हम देख सकते हैं कि मेन जो है हमारा नंबर वो है वो इंक्रीजिंग रेट पर है। अगर आप इस फॉर्मूला के थ्रू भी कैलकुलेट करो आपको हर यूनिट का एक इंक्रीजिंग एमआरटी मिलने वाला है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको एमआरटी के लिए स्पेसिफिक कोई और क्लास या शॉर्ट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। ओके, सो फॉर नाउ वी विल रैप अप दिस क्लास। अगर आपको कोई डाउट है या आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।